तो आज हम सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का 14वां पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity due to electric dipole at any point, ठीक है ना सर। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ठीक है ना। उस डाइपोल के कहीं भी r डिस्टेंस हम समझ लेते हैं, r डिस्टेंस पर किसी भी जगह हमको इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे उसकी चर्चा कर देंगे, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, देखिए सर, हम मान लेते हैं ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है सर, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ओके सर। ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। स्वाभाविकतः है सर, अगर यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसका टोटल लेंथ जो होगा वो कितना होगा सर, 2L होगा। इसका टोटल लेंथ कितना होगा, 2L होगा। और इसका O पॉइंट दिख रहा है आपको, ये डाइपोल का मिड पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। और डाइपोल का डेफिनेशन आप लोग समझे कि जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ओके। अब देखिए ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल के मध्य बिंदु O से, अगर अच्छा देखिए सर, O से A तक का लेंथ कितना होगा, L, यहाँ भी L। डाइपोल के मध्य बिंदु O से एक लाइन अब ले लिए, ना ही ये लाइन इक्वेटोरियल है और ना ही ये लाइन एक्सियल है, ठीक है सर। ये लाइन ना ही इक्वेटोरियल है और ना ही एक्सियल है, ठीक है ना, देख रहे हैं। और यहां से ये थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए P यहाँ एक कहीं पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। जो यहां से R डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है, डाइपोल के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए P कहीं एक पॉइंट है, P कोई कहीं एक पॉइंट है, कितना दूरी पर है, R दूरी पर P कहीं एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। अगर गौर से देखा जाए तो यह जो OP आप लोग को दिख रहा है, ये OP वेक्टर आप मान लीजिए। अगर OP जो दिख रहा है आपको, यह OP ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल, ठीक है, कहीं भी रखा हुआ है सर। लेकिन हाँ, डाइपोल के मिड पॉइंट से वो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। अगर हम यहाँ करें तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, R, थीटा। R रेडियस वेक्टर और थीटा क्या है, एंगल, ओके। अब देखिए सर, हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं पॉइंट है P, ठीक है ना, तो कहीं पॉइंट P है, तो हम ऐसी स्थिति में हम ना ही इसका एक्सियल निकाल सकते हैं ना ही इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई वेक्टर लेते हैं, P वेक्टर मान लेते हैं। ये देखिए इस लाइन को हम थोड़ा आगे ड्रॉ करते हैं, ठीक है सर। यहाँ एक P वेक्टर की कल्पना करते हैं, यहाँ किस वेक्टर की कल्पना करते हैं, एक P वेक्टर की कल्पना करते हैं। यहाँ एक P वेक्टर की कल्पना करते हैं, ठीक है सर। ये P वेक्टर की कल्पना करते हैं, ठीक है। एक P वेक्टर की कल्पना हम करते हैं और यह P वेक्टर को परपेंडिकुलर दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है सर। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। सबसे पहले अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर इस P वेक्टर को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है तो देखिए पॉइंट P यहाँ है, O यहाँ है, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन हो सकता है, देखिए तो जरा ये लाइन, चूंकि हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है
तो अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हमने O से P को तो मिलाया था ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या है, और ये एक्सियल होगा। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, एक्सियल होगा, और एक्सियल के लिए P cos थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं वेक्टर P को हम दो कंपोनेंट में डिवीजन कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहां वेक्टर P को लंबवत दो कंपोनेंट में डिवीजन कर सकते हैं। पहले इसका लंबवत निकाल लीजिए आप। ये देख लिए हैं आप, ये वाला ये परपेंडिकुलर है सर इस O पॉइंट पर, देख रहे हैं सर। अब देखिए इस डायपोल का वेक्टर P का दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। एक ये देखिए कंपोनेंट, अगर इस लाइन को आप देखोगे, ये वाला लाइन को, तो ये देखिए वो वेक्टर OP के परपेंडिकुलर है। ये वाला परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये डायपोल अगर इधर मूव करेगा इस तरह तो एक्सियल होगा, क्योंकि हमको P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सियल के लिए। और क्योंकि ये देखिए इस तरह का डायग्राम है, थोड़ा सा देखिएगा, इस तरह का डायग्राम है। तो पॉइंट P यहाँ है हमारा, कई पॉइंट P हो सकता है यहाँ। अगर पॉइंट P यहाँ है तो ये वाला अगर डायपोल यहाँ आया तो डायपोल का यहाँ वेक्टर P है और उसको हमने वेक्टर P माना है डायपोल को, तो ये इस तरह आएगा तो ये एक्सियल होगा या नहीं होगा। और ये अगर इस तरह आया तो ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है तो इक्वेटोरियल में आएगा। तो ये किसकी ओर आएगा, इक्वेटोरियल में। तो यहाँ हम लगाएंगे P sin थीटा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इक्वेटोरियल के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इक्वेटोरियल के लिए। तो वही हम लिख रहे हैं वेक्टर P को लंबवत दो कंपोनेंट में डिवीजन कर सकते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की जाए तो देखिए इस P का, देखिए ये वाला P जो आपको दिख रहा है सर, जो R, थीटा है सर, है ना। ये देखिए एक्सियल के लिए एप्लीकेबल है, और इसको मैं E1 कह देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए इसके लंबवत है, देख रहे हैं ना, ऐसे है, ये इधर चला गया, ये ऐसे है। तो ये E2 मैं इसको कह देता हूँ, जो कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इक्वेटोरियल के लिए, ओके। और ये रहा रिजल्टेंट, इस P पॉइंट का रिजल्टेंट नेट इंटेंसिटी आपको यहां मिलेगा, ठीक है ना। इस P पॉइंट के लिए नेट इंटेंसिटी आपको इन दोनों का क्या करना होगा, रूट का सम करना होगा, जिससे हमको नेट इंटेंसिटी पॉइंट P पर मिल जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होगा सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगा हमारा P cos थीटा। मैं इसका नाम दे देता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। ये A कर देता हूँ, इसको B कर देता हूँ, और ये भी है ही है सर, इसको X इसको Y कर देता हूँ, ठीक है ना। P cos थीटा डायरेक्शन क्या होगा इसका, इसकी ओर P, इसकी ओर होगा P to X की ओर,
या ऐसे रहने देते हैं। अभी यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट होगा P sin थीटा। देखिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? इक्वेटोरियल के लिए। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे इस डायपोल के कारण पॉइंट P पर। एक्सियल के लिए इंटेंसिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है? E1। एक्सियल के लिए रिस्पॉन्सिबल इंटेंसिटी अब लिखते हैं नाउ, हल्ला लिखिए, एक्सियल के लिए इंटेंसिटी, हल्ला नहीं कीजिए सर। एक्सेल के लिए इंटेंसिटी का क्या मान है? E1 आपके है, और एक्सियल के लिए क्या होता है फॉर्मूला इंटेंसिटी? 1/4πε0 into 2p वेक्टर p, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये, बटे r। चूंकि एक्सियल है, इसमें केवल आप क्या लगा दीजिएगा? cos थीटा लगा दीजिएगा। ठीक है, एक्सियल है, देखिए ना, एक्सियल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? cos थीटा, ठीक है ना, तो हमने cos थीटा लगा दिया। अब देखिए इक्वेटोरियल के लिए इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल के लिए इंटेंसिटी कितना होगा? E2 is equals 1/4πε0 into वेक्टर P बटे R। क्योंकि इक्वेटोरियल है तो इसमें कौन रिलेशन बनेगा? साइन का ना, तो साइन थीटा। ठीक है, समझा है? अच्छा ये देखिए, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये यहां से यहां तक होगा सर, 90 डिग्री होगा। ये अल्फा है इतना, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री होगा, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्योंकि अतः ऐसे कर देते हैं, अतः नेट इंटेंसिटी E ऑफ R कर देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना? E ऑफ R बराबर रूट अंदर E1 का स्क्वायर जोड़ E2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना? इसमें होगा E1 का स्क्वायर जोड़ E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू cos थीटा, ठीक है ना? क्योंकि थीटा का मान देखिए 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ रखा। अब E नेट इंटेंसिटी ऑफ R बराबर E1 का मान कितना है? 1/4πε0 into 2p अपन R³ cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 into p sin थीटा बटे R³ का होल स्क्वायर। यही है ना सर? अब देखिए इसमें से क्या कॉमन बाहर निकलेगा? E ऑफ R बराबर 1/4πε0 into p अपन R³ बाहर जाएगा और बचेगा क्या? देखिए 2√2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, यही बचेगा सर, बचेगा ना सर? अब देखिए सर, यहां देखिए इंटेंसिटी इज इक्वल, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल 1/4πε0 इंटू p अपन r का क्यूब इंटू √4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ये इधर है सर, ठीक है? देखिए E ऑफ R इज इक्वल
1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर का क्यूब। अच्छा जरा देखिए सर, 4 को मैं इस तरह लिखूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, cos स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो E ऑफ R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर का क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये रहा नेट इंटेंसिटी। ठीक है, अगर थीटा का मान 0 देंगे, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 1 होता है। तो ऐसे स्थिति में देंगे तो 0 का मान देंगे तो इक्वेटोरियल का पोजीशन एक्सियल का आएगा, और 90 डिग्री देंगे तो इक्वेटोरियल का आएगा। ठीक है, 0 डिग्री देंगे, ठीक है, डायपोल अगर इधर मूव कर रहा है तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ये थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, देन E ऑफ R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, cos 0 डिग्री देंगे। cos 0 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 3 1 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो होगा 2p अपॉन r की हुआ। कौन पोजीशन को बता रहा है? एक्सियल को। ए थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है, तो E ऑफ R इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R का क्यूब इक्वेटोरियल। हो गया ना सर? पक्का ना? अच्छा अल्फा की वैल्यू हमको निकालना है। किसका निकालना है? अल्फा। डायरेक्शन भी चाहिए ना, इसको डायरेक्शन चाहिए ना, तो फॉर डायरेक्शन के लिए बात करें। फॉर डायरेक्शन tan अल्फा बराबर E2 बटे E1, E2 बटे E1 का, तो क्या होगा? tan अल्फा बराबर E2 कितना है? E2 कितना है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P sin थीटा ना, P sin थीटा अपॉन बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा अपॉन r का क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, r क्यूब कट जाएगा, p भी कट जाएगा, साइन बटे बचेगा क्या? देखिए तो tan अल्फा बराबर साइन थीटा बटे 2 cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 tan थीटा लिख सकते हैं, यानी tan अल्फा का मान कितना होगा डायरेक्शन के लिए? 1/2 tan थीटा। समझ में आया सर? यहाँ अल्फा का भी मान निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमें भाषा में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि माना कि ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कहीं एक पॉइंट P है जिस पर हमको नेट इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ठीक है ना? अब उसके बाद आप इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर P की कल्पना करेंगे, और इस वेक्टर P के आगे यहाँ वेक्टर P को नंबर 2 कंपोनेंट में डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरे इस तरह उतार लेंगे सर, और यहाँ ही आपका क्लास खत्म होता है। ठीक है।